गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना की स्टडी करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना या परासंरचना को समझने हेतु जैसे अपन ने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को देख करके अपन इसका स्टडी करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो इसकी स्टडी करनी है, जो संरचना की, वो 3 भागों में डिवाइड करके स्टडी करनी है। जैसे मेम्ब्रेन, क्रेस्टी, मैट्रिक्स। तो उसमें सबसे पहले जैसे अपन बात करें मेम्ब्रेन की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आपने पूर्व में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब दोहरी कला से आबद्ध कोशिकाएं है। मतलब इस पर दोहरी झिल्ली पाई जाती हैं, जिसमें एक जो होगी वो कौन सी होगी, आउटर मेम्ब्रेन। जैसे ये वाली जो है वो कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन। दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अब थोड़ा सा इनके बारे में जैसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो मेम्ब्रेन है, पहले सिंपल बात, जो मेम्ब्रेन जैसे अपन ने जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ी है पुराने वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है मेम्ब्रेन, ये एक त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है, जिसमें वही प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। और 75 से 100 इसके अंदर इसमें जो इसकी थिकनेस होती है वो लगभग 60 से लेकर के 70 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये दोनों में लगभग बराबर होती है, चाहे वो आउटर मेम्ब्रेन हो या फिर इनर मेम्ब्रेन हो, ठीक है। बाकी त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है, वही प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। सबसे बाहरी जो स्तर होगा वो प्रोटीन का होगा, मध्य स्तर होगा वो लिपिड का होगा, फिर आंतरिक स्तर है वो प्रोटीन का होगा। तो इस प्रकार की संरचना है, और जिसकी जो थिकनेस है वो लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम है। बेसिकली जो डिफरेंस है दोनों मेम्ब्रेन्स में, जैसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, जबकि इनर सरफेस जो है, इनर मेम्ब्रेन जो है, उसके अंदर क्या है, फोल्ड्स पाए जाते हैं, अंतर्बलन पाए जाते हैं, और उन अंतर्बलन को ही क्या कहा जाता है, क्रेस्टी कहा जाता है, जिसको अपन इसके बाद देखेंगे। तो एक तो डिफरेंस ये होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, स्मूथ होगी, जबकि इनर मेम्ब्रेन की जो सरफेस होगी वो स्मूथ ना होकर के उसमें क्या होगी, फोल्डिंग होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे उनको ही क्या कहा जा रहा है, क्रेस्टी कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा इनका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें 40% लिपिड्स हैं प्लस 60% क्या है, प्रोटीन्स हैं, और जो लिपिड्स हैं उसमें भी मेनली क्या है, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्टेरॉल। मतलब इसके अंदर क्या है, कार्डियोलिपिन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अपन इनर मेम्ब्रेन में देखें तो उनके अंदर ये जो रेशो है चेंज हो जाता है, कि उनके अंदर जो लिपिड्स हैं वो 20% ही है ओनली, ठीक है, और प्रोटीन्स जो है वो कितनी, 80%। और इस लिपिड्स में भी जो मेनली जो लिपिड है वो कौन सी है, कार्डियोलिपिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कार्डियोलिपिन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें मुख्य रूप से क्या है, पाई जाती है। बाकी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल भी होती हैं, लेकिन उनकी जो मात्रा वो क्या होती है, कम होती है। और जबकि इस केस में, आउटर मेम्ब्रेन के केस में, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ही मेन होती है, कार्डियोलिपिड की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। मतलब इसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कार्डियोलिपिड की मात्रा है वो लगभग 7 गुनी क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद ये दोनों की बात हो गई। इसके बाद इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इसको जैसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 40 से लेकर के 70 एंगस्ट्रॉम होती है। 40 से लेकर के 70 एंगस्ट्रॉम की चौड़ाई का एक पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, मेम्ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले क्रेस्टी। तो पहली बात तो जो क्रेस्टी का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया, फोल्डिंग हो गए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हैं उससे, और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो उभार है, उंगली नुमा उभार है, उनको क्या कहा जा रहा है, क्रेस्टी कहा जा रहा है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अपन इनर मेम्ब्रेन
अब इसके बाद बात आती है कि क्रिस्टी की जो संरचना है वो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। मेनली तो जो इसकी संरचना होती है वो कैसी होती है, लैमिलर होती है, पटलित होती है, ठीक है। कुछ में ये लैमिला बड़ी हो सकती हैं, कुछ में छोटी हो सकती हैं, और कुछ में क्या हो सकती हैं ये जैसे लंबवत हो सकती हैं, कुछ में ट्रांसवर्स हो सकती हैं, और कुछ में रेटिकुलेट टाइप की हो सकती हैं, कुछ में अदर स्ट्रक्चर हो सकती है। तो ये डिफरेंट सेल्स में क्या डिफरेंट होता है, लेकिन मेनली एनिमल सेल्स की बात करें तो उनमें मेनली जो स्ट्रक्चर होती है उसकी वो कैसी होती है, लैमिलर होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे इनकी संख्या की भी बात करें तो इनकी जो संख्या है वो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है। अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी सेल्स में है जहाँ पर एनर्जी जनरेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टी का जो नंबर होगा और इसकी एक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका सीधा सीधा जो संबंध है वो एटीपी जनरेशन से, एनर्जी प्रोडक्शन से है। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टी का नंबर है और जो वो किससे रिलेटेड होगा, डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से रिलेटेड होगा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया या एनर्जी एक्टिव सेल्स है तो उसके अंदर इनका जो नंबर है क्रिस्टी का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि एनर्जी प्रोडक्शन की दृष्टि से अगर मान लो कोई सेल इनएक्टिव है या कम सक्रिय है तो उसके अंदर इन क्रिस्टी का नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसके बाद इस क्रिस्टी में आगे देखें तो जैसे क्रिस्टी है या फिर ये अपन बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन की दो सरफेस होती हैं। एक सी सरफेस होती है जो कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ होती है, दूसरी होती है एम सरफेस जो कि मैट्रिक्स की ओर होती है। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन की जो इनर सरफेस है और इसके साथ साथ जो क्रिस्टी है, इनके सरफेस पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर क्या सभी जगह यहाँ पर, ये सभी जगह पर क्या है, लगी रहे। मैंने एक जगह पर बनाई है लेकिन ये पूरी क्रिस्टी पर लगी रहती है, इनर सरफेस पर माइटोकॉन्ड्रिया की पर लगी रहती हैं। इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इनके कई नाम हैं। इनको ऑक्सीसोम्स भी बोला जाता है, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोला जाता है, इनको F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो इसकी जैसे जो स्ट्रक्चर है इसको अपन को एक एलार्ज करके देखें इसको, तो एक जो ऑक्सीसोम है या एलिमेंट्री पार्टिकल है उसके बेसिकली क्या है, तीन पार्ट होते हैं। जैसे एक जो है बेस जो कि लिपिड प्रोटीन का बना होता है, और इसमें क्या है जो मतलब रेस्पिरेटरी जो चेन है उससे रिलेटेड एंजाइम्स पाए जाएंगे। और इसका जो साइज है मतलब 11 nm तो क्या होगी इसकी लेंथ होगी, और 1.5 nm क्या होगी इसकी थिकनेस होगी। मतलब 11 nm तो क्या है, नैनोमीटर इसकी लेंथ है, और 1.5 नैनोमीटर क्या है इसकी वेट है, चौड़ाई। दूसरा इसका पार्ट है स्टॉक जो कि बेस को किससे जोड़ रहा है, हेड से जोड़ रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो 15 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम। तीसरा जो पार्ट है हेड वाला पार्ट, इसका जो डायमीटर है वो लगभग 75 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है, और ATPase से रिलेटेड जो एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पूरा एक 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इस पूरे जो F1 पार्टिकल्स है इसमें पाया जाता है। और ये 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है ये रिलेटेड होता है किससे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ATP, मतलब ATP प्रोडक्शन। तो ATP प्रोडक्शन से संबंधित जो आपने लोगों ने जैसे एक नाम सुना होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो जो चेन है या उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं जिनको एंजाइम कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाते हैं, तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में पाया जाएगा, F1 पार्टिकल या F1 पार्टिकल जो मतलब ऑक्सीसोम्स है उसमें पाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीसोम है या F1 पार्टिकल है ये सीधे सीधे रिलेटेड है किससे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, मींस प्रोडक्शन ऑफ ATP से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरे पार्ट की बात करें दैट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है जैसे जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड जो चैम्बर है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर होमोजेनस लिक्विड भरा रहता है, और इस के अंदर जो सॉल्युबल एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, इनसे मिलकर के मुख्य रूप से बना होता है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स हैं,
और जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स मेनली रिलेटेड किससे होते हैं, सॉल्युबल एंजाइम्स होते हैं फॉर क्रेब्स साइकिल एंड फैटी एसिड डिग्रेडेशन। क्योंकि क्रेब्स साइकिल की जो साइट है आपको पता होगा क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स के अंदर इससे रिलेटेड जो है ये साइट है इसमें, तो इसमें क्या है, क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स पाए जाएंगे। इसके अलावा जैसे अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स का अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन होता है, मींस फैटी एसिड्स का डिग्रेडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उससे रिलेटेड एंजाइम भी किस में पाए जाएंगे, इस मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। इसके साथ साथ मैट्रिक्स के अंदर कुछ और चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, जैसे ये डीएनए जो कि कैसा होता है, जो मतलब नॉर्मल डीएनए है उससे डिफरेंट होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है, और जस्ट इसकी कंपेयर कर सकते हैं इसको प्रोकैरियोटिक डीएनए से, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स के जैसे नहीं होते जनरली, ये जो है ये 70S प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं उसके जैसे होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है आरएनए भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका एक अपना प्रोटीन मशीनरी होती है, और इसीलिए इसको क्या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिका। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनकी खुद की क्या होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन मशीनरी होती है। तो वही चीज़ है कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे राइबोसोम है, आरएनए है, डीएनए है, ठीक है, वो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स माना जाता है। तो इस प्रकार से जो इसकी स्ट्रक्चर है, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, उसको अपन समझ सकते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर को मेनली बेसिकली 3 पार्ट्स में अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन्स हैं, क्रिस्टी है, मैट्रिक्स है, ठीक है। उसमें मेम्ब्रेन्स जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है वो बता दिया आप लोगों को। उसके बाद क्रिस्टी है, क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड्स होते हैं उनको क्या क्रिस्टी कहा जा रहा है, उनके ऊपर फिर ऑक्सीसोम्स लगे रहते हैं, जिनको एफ1 पार्टिकल्स भी कहा जा रहा है या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जा रहा है, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है उससे रिलेटेड होते हैं, एटीपी प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, उससे रिलेटेड जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो इसमें पाए जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एंजाइम्स रिलेटेड किससे होते हैं, क्रेब्स साइकिल है, और इसके अलावा जैसे फैटी एसिड्स का डिग्रेडेशन है, चाहे वो अल्फा ऑक्सीडेशन हो या बीटा ऑक्सीडेशन हो। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स है, आरएनए, डीएनए है, मतलब इसकी खुद की प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे देखेंगे जो भी है, तो ये आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, और लगातार वीडियो देखते रहिए, क्योंकि और हो सके इनको इससे रिलेटेड जैसे आपको होम असाइनमेंट दिया जाता है तो उसको भी अपने कॉपी बना के उसमें करते रहिए। थैंक्स।